नमस्कार, मैं रविश कुमार। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। यह युद्ध आज तक चल रहा है। ताइवान को लेकर भी हल्ला मचा कि अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई होने वाली है। नहीं हुई, हल्ला ही मचकर रह गया। लगता है कि पूरा साल इसी में गुजरने वाला है कि यूक्रेन के बाद और कहां-कहां युद्ध होने वाला है। जैसे बिल्डर एक प्लॉट की बुकिंग के बाद पता करता रहता है कि और कहां-कहां की जमीन पर प्लॉट काटी जा सकती है। अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गईं और वहां से सिंगापुर के लिए रवाना भी हो गईं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जंग का ऐलान नहीं किया और ना ही आज ही ताइवान को कब्जे में लिया है। जब नैन्सी पेलोसी का राजकीय विमान रनवे पर तैयार हो रहा था, उस समय चीन हवा में अपने लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन कर रहा था। लगा कि चीन इस विमान को उड़ने नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्पीकर नैन्सी पेलोसी अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद तीसरे नंबर पर आती हैं, इसलिए अमेरिका ने उनकी यात्रा को उच्चतम सुरक्षा प्रदान की थी। जाते जाते नैन्सी पेलोसी ने ट्वीट कर दिया कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। हमने इस बात को लेकर चर्चा भी की कि अमेरिका और ताइवान के आर्थिक संबंध कैसे मजबूत हों, सुरक्षा को लेकर हमारी साझेदारी और मजबूत हो और हम दोनों ही मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। नैन्सी पेलोसी कह गईं कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने यह भी ट्वीट किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संग्रहालय गईं। लिखा है कि पूर्व राजनीतिक कैदियों के साथ वहां गईं। जिन लोगों ने जान दी है उन्हें श्रद्धांजलि दी, सिविल सोसाइटी के लीडरों से बातचीत की, उनकी बातें सुनी। नैन्सी पेलोसी ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उसके इलाके में जाकर याद दिला दिया है कि लोकतंत्र के मामले में चीन कहां खड़ा है। क्या नैन्सी पेलोसी के बहाने अमेरिका ने चीन को गंभीर चुनौती दी है या ललकार कर छोड़ दिया? चीन भी गुर्राया लेकिन शांत हो गया। क्या इसलिए वह जानता है कि इस लड़ाई का फैसला इसी सब से नहीं होने वाला है? चीन का दबदबा इससे भी समझा जा सकता है कि इतनी हवाबाजी के बाद भी संयुक्त राष्ट्र ने ताइवान को अभी तक मान्यता नहीं दी है। अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर की यात्रा पर हैं। 82 साल की उम्र में पेलोसी ने ताइवान की राजधानी में उतरकर चीन को मनोवैज्ञानिक चुनौती तो दे ही दी। चीन ने केवल बातों की गर्मी दिखाई और जवाब में पेलोसी ने अपने अंदाज में कह दिया कि एक महिला के आने को लेकर इतना बवाल क्यों मचा रहा है चीन। एक सवाल उठा कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बार अमेरिका को करारा जवाब देंगे, क्योंकि वह उनके दावे के क्षेत्र में उतर आया है। चीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन अमेरिका की सत्ता संरचना की तीसरी शक्तिशाली व्यक्ति ने यहां आकर बता तो दिया ही कि सुपर बॉस कौन है। नैन्सी पेलोसी को ताइवान ने सम्मानित भी किया। Today, the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कुछ भी नहीं बयान दिया। ताइवान के विरोधी दलों के नेताओं ने जरूर स्वागत किया, बयान दिए। ताइवान की जनता का एक हिस्सा भी स्वागत करने लगा, मगर एक हिस्सा ऐसा भी रहा जो अमेरिका की भूमिका को लेकर असमंजस में था, उसे संदेह की निगाह से देख रहा था। उधर असमंजस में अमेरिका भी नजर आया। एक तरफ पेलोसी वादा करती रही कि अमेरिका लोकतंत्र की लड़ाई में ताइवान के साथ रहेगा, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कहते रहे कि ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति नहीं बदली है। जब पत्रकारों ने व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से पूछा कि अभी तक अमेरिका कहता रहा है कि वह आजाद ताइवान को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन नैन्सी पेलोसी की पोस्ट बताती है कि अमेरिका समर्थन करने लगा है, तो इस पर प्रवक्ता किर्बी को जवाब नहीं सूझा। You keep telling us that U.S. policy hasn't changed and that the United States does not support an independent Taiwan. And yet, if we look at what Speaker Pelosi tweeted from the ground in Taiwan,
proposed actually states, quote, America stands with Taiwan. We all know that Taiwan harbors ambitions toward independence. When the Speaker of the House says, we stand with Taiwan, America stands with Taiwan, how can the Chinese construe that as anything else but that you're supporting independence? I'll let the Speaker speak for herself. All I can tell you, James, is what I told you yesterday, and I'm happy to repeat it. Nothing has changed about our adherence to the One China policy. Nothing has changed about our stance on Taiwan independence, which is that we do not support Taiwan independence. जब नैन्सी पेलोसी इतना साफ साफ स्टैंड ले रही हैं, तो व्हाइट हाउस इस तरह से क्यों किनारा कर रहा है? क्या अमेरिका अभी चीन को इन बयानों और संकेतों के जाल में फंसा रहा है कि वह लोकतंत्र के सवाल पर आ जाए और बोलने लगे, जिससे उसके भीतर का खोखलापन उजागर हो जाए? जो भी है, अमेरिका किस टाइप का सुपर बॉस है जो अपने देश में कुछ कहता है, ताइवान में जाकर कुछ और? उधर अमेरिका की सुपर बॉसियत समाप्त करने की चाह रखने वाला चीन का व्यवहार भी वैसा ही रहा। ताइवान की सरकारी वेबसाइट पर हमला कर दिया। यह कोई हमला हुआ? और अमेरिकी मीडिया के अनुसार ताइवान से आयात होने वाली हजारों चीजों पर रोक लगा दी। इनमें मछली है, बिस्किट है और केक है। यह क्या हुआ? भारत में चीन के राजदूत ने ट्वीट कर दिया कि अमेरिका ताइवान को लेकर ख्वाब ना देखे। चीन ने भी बयानबाजी तेज कर दी और दुनिया को बताने में लग गया कि कैसे ताइवान पर चीन का ही अधिकार है। 这是一场彻头彻尾的闹剧。美方打着所谓民主的幌子，在干着侵犯中国主权的勾当。而台湾的蔡英文之流，抱着美国的粗腿不放，背弃民族大义。这些倒行逆施啊，根本改变不了一个中国的国际共识，也根本改变不了台湾必将回归祖国的历史大势。 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहते रहे कि ताइवान वन चाइना का हिस्सा है। अब चीन कई और पीढ़ियों तक इंतजार नहीं करेगा, यह उनका पुराना बयान है। तो अमेरिका तो उनके इलाके में आकर ललकार गया। अब क्या 25 वर्ष पहले जब अमेरिका के स्पीकर ताइवान आए थे, तब चीन कुछ और था, लेकिन आज चीन के पास सैनिक ताकत बहुत ज्यादा है। इसके बाद भी चीन अपना प्लेन हवा में ही उड़ाकर प्रैक्टिस करता रहा। शुक्र है कि दुनिया को यूक्रेन की तरह एक और युद्ध देखने का मौका नहीं मिला। अमेरिका ने रूस से वादा किया कि नेटो का विस्तार नहीं करेगा, लेकिन वह यूक्रेन को शामिल करने के नाम पर रूस को उकसाने लगा। यूक्रेन आज तक नेटो का हिस्सा नहीं बना है, मगर इस बात को लेकर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ताइवान इस खेल को समझता होगा, तभी उसकी राष्ट्रपति ने नैन्सी पेलोसी की यात्रा और बयानों को लेकर भड़भड़िया बयान नहीं दिया। लेकिन क्या हम दुनिया के इन सुपर बॉसों की कमजोरी को देख रहे हैं? आखिर अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के असर से रूस बर्बाद भी नहीं हुआ। उल्टा यूरोप के देश रूस से ही गैस, कोयला और अनाज के लिए समझौते कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। उधर यूक्रेन के बचाव अमेरिका युद्ध का सामान, पैसा, कर्जे और मदद के रूप में दे रहा है, लेकिन खुद रूस के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहा। रूस का साथ देने के लिए चीन से बदला ही लेना था, तो जो बाइडेन भी ताइवान चले जाते। मतलब साफ है, रूस, अमेरिका और चीन को अपनी ताकत का इजहार करने के लिए कोई प्यादा चाहिए, कोई यूक्रेन चाहिए, कोई ताइवान चाहिए। ताइवान एक अच्छा खासा देश है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्षमता बहुत अच्छी है। कोरोना के समय इस देश ने कमाल का काम किया। चीन और ताइवान के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी घनिष्ठ भी हैं। जहां से कोरोना फैला था, उस वुहान से हर दिन बहुत सारी उड़ानें ताइवान आती जाती रहती हैं। लेकिन ताइवान खुद को स्वायत्त समझता है। चीन उसे एक चीन की नीति का हिस्सा बताता है। ठीक इसी तरह रूस को यूक्रेन पर सांस्कृतिक रूप से लेकर राजनीतिक रूप से दावा करता हुआ आप देख सकते हैं। हम नहीं जानते टकराव टल गया है या यह कोई अभ्यास मैच था।
चाहे चीन को कुछ न करना, ये भी उनके बारे में लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। तो लगता है मुझे कुछ ना कुछ वो कार्रवाई करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि बहुत बिग एस्केलेशन होने की संभावना है, मगर मुझे लगता है कि वो मिलिट्री एक्शन अमेरिका के खिलाफ और ताइवान के खिलाफ लेना जरा मुमकिन नहीं है। हो सकता है वो दक्षिण चीन समुद्र में जो बहुत से द्वीप हैं उस पर काफी सालों से झगड़ा चल रहा है, विवाद है, और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विधियों का उल्लंघन वहां किया है। हो सकता है वहां कुछ चीन करे। और जापान और चीन के खिलाफ जो दो आइलैंड्स हैं, सेनकाकू और दियायू बोलते हैं उनको, तो वहां भी विवाद है, उसमें कुछ करे। कोई भरोसा नहीं है अभी, मगर कुछ ना कुछ चीन की तरफ से कार्रवाई तो जरूर होगी। अब होगी, कुछ दिनों के बाद होगी, ये सब कहना मुश्किल है। हर बड़ा देश अपने पीछे या किनारे किसी कमजोर देश पर कब्जा जमाए बैठा है, इसलिए भारत को भी इस आग में कूदने से बचना चाहिए। बेशक भारत के लोकतंत्र की अपनी चुनौतियां हैं, मगर इस बीमारी का टैबलेट अमेरिका से नहीं आने वाला। आएगा तो वही हाल होगा जो कोरोना के समय हुआ। कोरोना के मरीज को मलेरिया की दवा खिलाने लग गई ये देश। हुआ कुछ भी नहीं, मगर कुछ हो जाएगा इसे लेकर रूस चिल्लाने लगा कि चीन के साथ हैं, हमारी दोस्ती अनंत काल के लिए। दुनिया को सुपर पावर कल्चर से बचाना है। मेरा एक आइडिया है, गंभीरता से सुनिए। सीबीएसई को सुपर पावर का इम्तिहान कराने का ठेका दे दीजिए। हर देश को 100 में 100 अंक मिलेंगे। दुनिया 100 अंकों से तंग आ जाएगी और एक दिन थक हार कर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह नंबर के आधार पर एडमिशन बंद कर देगी। लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं मानता। यूक्रेन युद्ध आज तक चल रहा है। जैसे ही अमेरिका और रूस आपस में टकराए, किसी देश के नेता अमेरिका के पीछे लग गए तो किसी देश के रूस के पीछे लग गए। अपने अपने देश में हेडलाइन छपवाने लगे कि असली सुपर पावर तो हम ही हैं। फला साहब हमसे बात कर रहे हैं फोन पर। बोरिस जॉनसन तो जोश में यूक्रेन चले गए, लेकिन इसके बाद उनका अपनी ही पार्टी में पावर खत्म हो गया। इटली का देख लीजिए, वहां भी सरकार जा रही है। क्या इन सभी देशों से पूछा जा सकता है कि उनकी पहल का असर अमेरिका, रूस और चीन पर क्यों नहीं होता है? हमें तो यही दिखाई देता है कि सब एक दूसरे से कारोबारी रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं, केवल युद्ध के नाम पर अलग अलग खेमे में दुकानें चलाते हैं। इस फ्रेम से देखेंगे तो यूक्रेन और ताइवान की बहस में कई सारे देश और उनके ग्लोबल लीडर केवल प्यादे की तरह नजर आएंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का इंतजार ही हो रहा है। उसके बाद से 50 युद्ध हो लिए, आज भी हो रहे हैं, लेकिन युद्ध गिनने वालों ने कसम खा रखी है। उनके अनुसार तीसरा युद्ध अभी नहीं हुआ है। यह वो युद्ध है जो हमेशा ही होने वाला होता है, मगर होता नहीं है। तो अमेरिका ने चीन से सीमित पंगा लिया है और चीन ने भी अमेरिका से असीमित पंगा नहीं लिया है। क्या आपको नहीं दिखता कि रूस, अमेरिका और चीन के सामने बाकी सारी दुनिया बेअसर और तेजहीन पड़ी हुई है? इस पूरी प्रक्रिया को आप आटा चक्की के उदाहरण से समझ सकते हैं। फिलहाल इस आटा चक्की को देखिए, इसकी एक ही डंडी है जो बीच में है। लड़ाई यह है कि चक्की की डंडी किसके हाथ में रहे। कभी यह डंडी रूस के हाथ में आ जाए तो कभी अमेरिका के हाथ में, कभी चीन चाहता है उसके हाथ में आ जाए ताकि हम दुनिया को गेहूं की तरह पीस डालें। अमेरिका, रूस और चीन ही दुनिया की चक्की चला रहे हैं। बाकी को इनका दोस्त बनकर चक्की पर सवार होना पड़ता है, या दुश्मन बनकर पिस जाना होता है, या तटस्थ रहकर किनारे किनारे गिर जाना होता है। मूल रूप से गेहूं की वैरायटी 3 ही हैं। अमेरिका, रूस और चीन को गेहूं मान लीजिए तो इनके आटे में दूसरे अनाज का कौन सा आटा घुलकर हेल्दी डाइट बन जाए, इसी की लड़ाई है। इस आटे में कभी राई मिला देते हैं तो G7 हो जाता है, कभी आटे में बाजरे का चोकर मिला देते हैं तो G20 हो जाता है, ताकि सुपर पावर का प्रसाद थोड़ा थोड़ा सब में बढ़ता रहे और सब थोड़ा थोड़ा सुपर पावर फील करते रहे। अमेरिका, रूस और चीन के खेल में साथी और दुश्मन बनते रहे।
अमेरिका, रूस और चीन के गेम को समझिए। इन तीनों का काम है किसी देश पर अधिकार जमाना, युद्ध करना और दूसरे देशों पर दबाव डालना कि मेरे पीछे आओ तो मेरे पीछे आओ। भारत ने अगर अमेरिका के कहने पर रूस पर प्रतिबंध लगा दिया होता तो यहां कम तबाही नहीं आती। भारत अमेरिका के झांसे में नहीं आया, इससे ना तो भारत और अमेरिका के बीच कुछ बिगड़ा है और ना ही रूस और भारत के बीच कुछ ज्यादा बन गया है। अगर ज्यादा बनता तो तभी माना जाता जब रूस अपने चिरकालिक दोस्त चीन से कहता कि भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण का दबाव बंद करो। रूस चीन से कह दे कि भारत को ताइवान मत समझो, कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास J-11 उड़ा उड़ाकर माहौल बना रहे हो। चीन बार बार ये हरकतें कर रहा है। गलवान को लेकर भारत और चीन के बीच 16 दौर की बात हो चुकी है, 2 साल से बात ही हो रही है, लेकिन वह भारतीय इलाके में घुसपैठ के अपने दावे से बाज भी नहीं आता। भारत ने कम मान सम्मान नहीं दिया। इनके राष्ट्रपति को अहमदाबाद में झूला पर झुलाया गया। कोई कितना भी शातिर हो, ऐसी खातिर पर दिल हार जाए, लेकिन चीन चीन निकला। इसके मन की बात कोई नहीं जान सकता। यही नहीं, शी जिनपिंग साहब को कितने आदर से मल्लापुरम का दर्शन कराया गया। इसके बाद भी जनाब पूर्वी लद्दाख के गलवान में तनाव पैदा करने में लग गए। अमेरिका भी चीन पर भरोसा नहीं करता है, सामरिक मामलों में भारत भी नहीं करता है, लेकिन इस भरोसे का असर चीन से होने वाले आयात पर भी नहीं पड़ता है। भारत चीन से 100 अरब डॉलर का आयात करता है। जब से चीनी फुलझड़ियों का हमने सफल विरोध शुरू किया है, तब से आयात बढ़ता ही जा रहा है। कारोबार के नजर से देखिएगा तो लगेगा कि सब ठीक है, मगर यहां भी चीन की हेराफेरी नजर आ जाती है। चीन की विवो कंपनी ने जुलाई 2017 से जुलाई 2021 के बीच भारत में 1.25 लाख करोड़ रुपए के फोन बेचे हैं, मगर 62,000 करोड़ रुपए किसी और रास्ते से चीन भेज दिया। क्या चीन ने इस कंपनी के जरिए भारत के पैसे पर डाका डालने की कोशिश की है? यही एक कंपनी नहीं है। ओप्पो मोबाइल को 4,403 करोड़ की कर चोरी के मामले में नोटिस दिया गया है। शाओमी फोन कंपनी के खिलाफ कस्टम ड्यूटी की चोरी के 5 मामले दर्ज हुए हैं। यह जानकारी वित्त मंत्री ने राज्यसभा में दी है। इस तरह की हरकतों में शामिल यही 3 कंपनियां नहीं हैं। 43 कंपनियों को नोटिस दिया गया है, उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 5 बड़ी कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर की हैं। अब इसे अमेरिका से आ रही खबरों से जोड़कर देखिए। अमेरिका और चीन में व्यापार युद्ध चलता रहता है। 2018 में ट्रंप के समय चीन से आयात पर अमेरिका ने 25% का आयात शुल्क लगा दिया, तो चीन ने भी अमेरिकी सामानों के आयात पर 25% का आयात शुल्क लगा दिया। इस लड़ाई में चीन की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा फंस गई। अलीबाबा के चीफ जैक मा ने कह दिया कि अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध चल रहा है, इससे अधिक मूर्खता की बात दुनिया में कुछ और नहीं हो सकती। उनकी बहुत बुरी हालत कर दी गई है। आज के फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि अमेरिका अपने स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट से चीन की 200 कंपनियों को निकालने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का नियम है कि किसी भी कंपनी को 3 साल में एक बार अपनी ऑडिट रिपोर्ट अमेरिका के रेगुलेटर को दिखानी होती है, ताकि वह जांच कर सके कि निवेशकों के पैसे के साथ कोई हेराफेरी तो नहीं हो रही। चीन की कंपनियां अपना ऑडिट नहीं करा रही हैं। उधर चीन ने भी कानून बना दिया है कि जो कंपनियां संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, वो अपना डेटा किसी दूसरे देश की एजेंसी से साझा नहीं कर सकती। अगर अमेरिका ने चीन की कंपनियों को हटा दिया वॉल स्ट्रीट से, तो यह लड़ाई दूसरे लेवल पर चली जाएगी। लेकिन इसके पहले से ही चीन ने अपना इंतजाम यूरोप के शेयर बाजारों में करना शुरू कर दिया है। स्विट्जरलैंड से लेकर तमाम देशों के स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनियों की लिस्टिंग कराने में लगा हुआ है। चीन एक ऐसा देश है जिसकी सामरिक नीति पर ना तो भरोसा कर सकते हैं, ना व्यापारिक नीति पर। चीन ने कर्ज देकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का क्या हाल कर दिया, उस पर अलग से बात हो सकती है। तीनों देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे हाथ फैलाकर खड़े हैं। इनकी बर्बादी में केवल चीन का हाथ है, ऐसा भी नहीं कह सकते। इसके लिए हमें देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जब लोन देता है तो उसकी शर्तें क्या होती हैं, और चीन जब लोन देता है तो उसकी शर्तें क्या होती हैं। क्या कुछ अलग होती हैं? तब जाकर सही जवाब मिलेगा। अब आते हैं लोकतंत्र की बहाली में अमेरिका की भूमिका पर। आप याद कीजिए, किस देश में अमेरिका की मदद से लोकतंत्र को बहाल होते हुए आपने देखा है?
इराक की संसद की यह तस्वीर इसी समय की है। ये इराक के प्रभावशाली शिया नेता के समर्थक हैं जो संसद में घुस आए हैं। इनका आरोप है कि ईरान की शह पर विरोधी दल सरकार बना रहा है। نطالب بمحاسبة جميع الفاسدين السوداني يا فلان يا علان المالك نشلب بالحكومة شنو من عندنا यही वो इराक है जब अमेरिका और ब्रिटेन ने झूठ बोलकर तबाह कर दिया, लाखों लोगों को मारकर आबादी की आबादी मिटा दी। सद्दाम के ऊपर रासायनिक हथियार होने के आरोप लगा दिए गए जो बाद में फर्जी निकले। क्या अमेरिका इराक में लोकतंत्र की बहाली कर पाया? अमेरिका तो अफगानिस्तान में भी लोकतंत्र बहाल नहीं कर पाया, पाकिस्तान में भी नहीं। भारतीय रुपए में 78 लाख करोड़ रुपए खर्च कर भी अमेरिका अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाल नहीं कर पाया। तालिबान को खत्म करने के नाम पर एक भरा पूरा देश खत्म कर दिया गया। वहां के लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। अब उसी तालिबान के हाथ में सत्ता सौंपकर अमेरिका की सेना वहां से निकल आई। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, उसकी संस्थाएं किसी भी देश की संस्थाओं से मजबूत हैं। कम से कम इस मामले में हम चीन के सामने अमेरिका का मजाक नहीं उड़ा सकते। लेकिन जब अमेरिका लोकतंत्र का चैंपियन बनकर अपने देश से बाहर निकलता है तो उसकी भूमिका का मूल्यांकन आंखें बंद कर नहीं कर सकते। ट्यूनीशिया से लेकर म्यांमार में तानाशाही है। म्यांमार में हाल ही में लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं को फांसी दे दी गई, वहां क्यों नहीं गई नैन्सी पेलोसी? क्या इन छोटे देशों में अमेरिका लोकतंत्र की बहाली कर पाया? राष्ट्रपति जो बाइडेन हाल ही में सऊदी अरब की यात्रा पर गए, क्या यहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है? बेशक जो बाइडेन ने पुतिन को डिक्टेटर कहा है, लेकिन इस सवाल को लेकर अमेरिका के साथ कितने ही देश आ गए। डेमोक्रेसी ऑफ मदर, लोकतंत्र की जननी यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल सकते हैं कि पुतिन डिक्टेटर हैं? नहीं बोलेंगे। जबकि पुतिन ने संविधान ही बदलवा दिया, 2036 तक वही राष्ट्रपति रहेंगे। और जब लोकतंत्र को मजबूत ही करना है तो अमेरिका चीन ही चला जाए, जहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आजीवन इसी पद पर रहेंगे। ऐसा संविधान बदलकर इंतजाम कर लिया है। तो लोकतंत्र को बचाने की चुनौती केवल अमेरिका की नहीं, ना अमेरिका के बचाने से दुनिया में लोकतंत्र बचेगा। आप जो लोग भी टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, आपका भी उतना ही रोल है। रूस की तरह चीन को जबरन उकसाना दुनिया को बर्बादी की तरफ धकेलना है। पहले ही युद्ध के कारण दुनिया महंगाई से मरी जा रही है, भारत को छोड़कर, क्योंकि यहां तो महंगाई दिखाई भी नहीं देती है। 1979 में अमेरिका ने ताइवान को अलग मान्यता देने से क्यों इनकार किया? आज भी व्हाइट हाउस ताइवान को मान्यता देने से इनकार करता है। जैसे हम जानते हैं कि हर एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने हित का विचार करके ही अपनी नीति बनाता है। अमेरिका उसमें कोई अपवाद नहीं है। अमेरिका हमेशा वही करता आया है। तो इसीलिए जब किसी देश में हालात बहुत खराब हो जाते हैं, कोई लोकतंत्र वहां दिखाई नहीं देता है, तो काफी अक्सर ऐसे देखा गया है कि अमेरिका ने फिर वहां कुछ ज्यादा समर्थन नहीं किया, कोई मदद नहीं की लोकतंत्र वापस लाने की। तो वही अभी जो चल रही है परिस्थिति जो ट्यूनीशिया में है, म्यांमार में तो बहुत ही खराब सिचुएशन है अभी। तो कई अरब देशों में भी वैसे हालात है। तो अमेरिका हमेशा लोकतंत्र के बारे में पूरा समर्थन करेंगे नहीं, ऐसा कोई लगता नहीं मुझे। रूस और चीन में लोकतंत्र है या नहीं, इस पर ग्लोबल पावर बात नहीं करते, खुलकर बात नहीं करते, आमने सामने मिलकर बात नहीं करते, बल्कि अलग अलग नाम से ग्रुप बनाकर इन्हीं से गले मिलते रहते हैं। 2019 में हांगकांग में लोकतंत्र की बहाली को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ। दुनिया भर में इसे लेकर लिखा पढ़ा गया, मगर उससे चीन पर जीरो असर हुआ और आप वो आंदोलन भूल भी गए। हांगकांग में लोकतंत्र के इस आंदोलन को कभी नहीं भूलना चाहिए, खासकर आज के दौर में कि किस तरह टेक्नोलॉजी के कारण यहां लोगों को तरह तरह के गैस मास्क लगाकर सड़क पर उतरना पड़ा, फोन और व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद करना पड़ा। हांगकांग के प्रशासन में चीन समर्थकों का ही दबदबा है, लेकिन जून 2019 में लोकतंत्र के समर्थकों ने क्या शानदार लड़ाई लड़ी। हांगकांग में मास्क पहनकर प्रदर्शन करने पर बैन लगाया गया। उसके अगले साल कोरोना आया तो सबके लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया।
तब तक बाजी चीन के हाथ में चली गई और आंदोलन कुचल दिया गया। उस समय हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों ने अमेरिकी झंडा लेकर लहराया और अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका के सांसद पब्लिक में वॉशिंगटन में हांगकांग के प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे, मगर देश के तौर पर अमेरिका इधर उधर झांकता नजर आया, बयान ही देता रहा। उस समय भी स्पीकर के पद पर नैन्सी पेलोसी ही थी। उन्होंने हांगकांग के प्रदर्शनकारियों से वॉशिंगटन में मुलाकात की, तब हांगकांग नहीं गई। उस समय के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि हांगकांग लोकतंत्र की मशाल है, हम हांगकांग के साथ हैं, हांगकांग से प्रेरित हैं। इस तरह की हवाबाजियां होती रही, मगर चीन ने आराम से हांगकांग में लोकतंत्र के आंदोलन को कुचल दिया। अमेरिका कुछ नहीं कर सका। अच्छी बात यह है कि अमेरिका लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, सक्रियता दिखा रहा है, लेकिन उसकी इस बात पर आंखें बंद कर भरोसा मत कीजिए। लोकतंत्र को बचाने में केवल अमेरिका का रोल नहीं है, दुनिया भर की एक एक जनता का रोल है। जनता घर बैठी रहेगी और नैन्सी पेलोसी जहाज लेकर उड़ती रहेंगी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। अब देखिए, मनरेगा के मजदूरों का 6,000 करोड़ रुपए का बकाया है। मजदूरों को इतना पैसा अगर देर से मिलेगा तो उनका घर कैसे चलेगा? इसलिए वे जंतर मंतर पर आ गए। और सरपंच रुपया, सेक्रेटरी रुपया, वो जेएन रुपया, वो वीडियो रुपया, प्रधान भी रुपया, प्रशासन बेड़ो भंग्या रे कोई तो मुंडे देश भर के मनरेगा मजदूर बीते कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हैं। रामफल और मिस्त्री देवी जैसे हजारों मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। सीतापुर से आई रामफल को महीनों से मनरेगा का मेहनताना नहीं मिला है, तो राजस्थान के अलवर से आई मिस्त्री देवी को मनरेगा की बकाया मजदूरी के साथ फोटो अपलोड कराने वाले सिस्टम से दिक्कत है। हमारी मजदूरी, बकाया मजदूरी इस साल की नहीं है, पिछले मार्च की थी है, पिछले मार्च तक की नहीं है। हम लोग अगर आवाज उठाते हैं, पूछते हैं तो कहते हैं कि जब नरेगा में बजट कम बनेगा तो आपको मजदूरी कहां से मिल जाएगी, काम कहां करने जाए। हम देखते हैं जो गांव से बाहर काम करने आते हैं उनको हर फैक्ट्री में 12,000 मिलता था, वहां 6,000 मिलने लगा है, और वो दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से वो वापस घर जा रहे हैं कि मजदूर इतने हो गए, फैक्ट्री में काम नहीं मिलता है। मेरे को दिक्कत यही है, एक तो बड़ी दिक्कत ऐप वाली, वो मतलब फोटो खींचते हैं ना मेट, वो फोटो आते नहीं। महिला सुबह 4 बजे जल्दी उठती है, उनका वो बच्चों का कर कर नरेगा में जाती है। ऐप खुला नहीं, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ये इस साल से तो ऐप का हो गया, और गई साल का 6ठा 7वां महीना का मेटों का पेमेंट अभी बाकी है। फिर लास्ट का वह 3 महीना में ये लेबर कॉम की, उसका पेमेंट भी बाकी है। मेरा पति को आधा बीघा जमीन मिली है, हाँ, और उसमें से लड़का 3 है, आधा बीघा में से 3 भाग कर दिया उनको। बिहार से आई मीना देवी को भी 6 महीने से मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली है। गनीमत है कि भतीजे के साथ रहती हैं तो 2 टाइम खाना मिल जाता है। मजदूरी नहीं मिली है ना, 6 महीना से नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिली है ना, तो कैसे गुजारा चल रहा है? भतीजा और भाई यार खिलाता है। नरेगा का बजट घाटे में चला गया तो आपके रसोई में भी आटा नहीं मिलेगा। नरेगा एक तरह से जीवन दान है, गारंटी है, लेकिन वो गारंटी पूरी नहीं हो तो घर में खाना भी नहीं मिलेगा। दरअसल कोरोना के वक्त केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट 70,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,11,000 करोड़ कर दिया था, लेकिन जानकारों का कहना है कि सरकार अब मनरेगा का बजट लगातार घटा रही है। बजट घटेगा तो मजदूरी के पैसों का भुगतान कैसे होगा? यही नहीं, कई मजदूर ऐप के जरिए फोटो अपलोड कराने के नियम से भी परेशान हैं। कई इलाकों में मनरेगा मजदूर आरोप लगा रहे हैं कि ऐप में फोटो अपलोड नहीं हुई तो उनकी मजदूरी काट ली गई। यही नहीं, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर केंद्र सरकार ने फंड ही नहीं दिया है, जिसके चलते 1 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। कोरोना के टाइम में इन्होंने 71,000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ बढ़ा के 1,11,000 करोड़ किया था।
वो भी कम पड़ा। और लगता है इनको कि ये कह रहे नहीं अब कोरोना तक गया, लेकिन बेरोजगारी तो उतनी ही चल रही है और नरेगा का डिमांड उतना ही चल रहा है। तो अब कोरोना के बाद फिर से उन्होंने 73,000 करोड़ कर दिया, जैसे किसी को मजदूरी की जरूरत नहीं है। और उसका नतीजा क्या है कि आज की तारीख में 2/3 बजट खर्च हो चुका है और 8 महीने बचे हैं, तो कैसे चलेगा नरेगा उसमें। लास्ट पार्लियामेंट के क्वेश्चन में जो उत्तर दिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उससे 2600 करोड़ के ऊपर बकाया है मजदूरी का, सिर्फ मजदूरी का। और 26 दिसंबर 2021 के बाद कोई पेमेंट नहीं दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हम जब पूछते हैं केंद्र सरकार को, वो कहती है करप्शन हुआ है और बहुत सारे गड़बड़ियां हैं। तो उसको लेके जब राज्य सरकार से पूछते हैं, राज्य सरकार बोलता है हमने तो सब उत्तर दे दिया है, सब हमने क्लियर अप किया है। तो ये लोग इच्छा पॉलिटिकल इशू बना के इसको हमको पैसा नहीं दे रहे, ऐसा है राज्य सरकार का कहना। तो यहाँ के मजदूरों की मुख्य मांग ये है कि देरी भुगतान खत्म हो जाए, क्योंकि भुगतान गारंटी के बिना रोजगार गारंटी का कोई मतलब नहीं है। और कई बार मजदूर लोग काम करते हैं लेकिन महीनों तक भुगतान नहीं हो रहा है और कई बार नहीं भी हो रहा है। तो ये अन्याय जो 10-12 साल से चल रहा है, ये खत्म हो जाए, ये उनकी मुख्य मांग है। और इस साल में ऐप बेस्ड सिस्टम शुरू किया गया, तो हर बार जब पेमेंट सिस्टम बदलता रहता है तो शुरू में जरूर कुछ न कुछ समस्याएं होंगी। तो इसलिए हमारा मांग है कि एक पेमेंट सिस्टम हो जाए जो रिलायबल और टाइमली हो। एक तो महंगाई ने पहले से ही कमर तोड़ी हुई है, गरीबों के लिए तो हालात और भी खराब हैं। ऊपर से मनरेगा का मेहनताना समय पर नहीं मिलेगा तो हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तब है जब मनरेगा के तहत मजदूरी कई राज्यों की कृषि मजदूरी से भी कम है। खास तौर पर जो मनरेगा में अनियमितताएं हैं, उन अनियमितताओं का जो खामियाजा है वो नियम को जटिल करके इन गरीब मजदूरों को न भुगतना पड़े, ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए। जंतर मंतर से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर कुछ चीजें अजीबोगरीब तरीके से घटने लगी हैं। लगातार कई बार खबरें आती हैं कि कांग्रेस मुख्यालय को पुलिस ने घेरा है, दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए हैं और कांग्रेस के नेता अंदर हैं, वे प्रदर्शन करने के लिए बाहर नहीं आ पा रहे। आज शाम अचानक से खबर आने लगी कि कांग्रेस मुख्यालय के रास्तों को सीआरपीएफ लगाकर बंद कर दिया गया है, सड़क पर सन्नाटा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, खरगे, सलमान खुर्शीद वगैरह मुख्यालय पहुंचने लगे और कांग्रेस ने इस पर बयान भी जारी किया। I think an invasive thing like a search and seizure is not procedural, but that's all right. They're entitled what they're entitled to in law, they've done. Is this the way to do it? On the same day you have platoons of blues and browns and khakis across the road, this side and that side of the road? Do you find this as normal behavior of any government ever in democratic India for 75 years? They want to create this platoon outside, not because they are being obstructed from entering anywhere. They do want to do it, as I said, only for two things: intimidation, insult and humiliation, and diversion, digression. एक प्राचीन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाश काल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है। गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है, दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहां जो पुलिस बल आए हैं, हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी दबाव के अंदर आने वाली नहीं है। हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा और प्रधानमंत्री आवास तक के, राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए।